अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है बाइक के फर्स्ट ट्यूनअप से रिलेटेड, क्योंकि मेरा बाइक रनिंग पे था। 500 किलोमीटर्स पे मैंने पहला ऑयल चेंज करवा लिया था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1000 किलोमीटर्स हो चुके हैं। तो अभी बाइक का जो फर्स्ट ट्यूनअप होता है वो ड्यू हुआ है और इसमें इसके साथ साथ इसका सेकंड ऑयल चेंज होगा। तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं कोई 8 से 10 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो आप अपनी चेकलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। मोबाइल पे नोटपैड पे भी आप चेकलिस्ट बना सकते हैं कि ये चीज़ें आप लाजमी कंसिडर करें जब आप बाइक का ट्यूनअप करवा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह वन बाय वन हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको बताऊँगा कि यार मेंटेनेंस करवाते हुए ये चीज़ें आप लाजमी चेक करवाएँ अपने बाइक की। मेरे कुछ अक्सर फ्रेंड्स कंप्लेन करते रहते हैं कि यार आप या तो बाइक चलाते नहीं तभी आपका बाइक इतना साफ़ होता है। तो मैं लास्ट वीक इस पे ऑफिस जाता रहा हूँ, जो कि डेली 120 किलोमीटर्स की राइड करता रहा हूँ उस पर। अल्हम्दुलिल्लाह राइड का तो बहुत मज़ा आया और बाइक ने फ्यूल एवरेज भी अच्छी दी है, 40+ की फ्यूल एवरेज दी है, इवन दो मैं से हायर RPM पर राइड करता रहा हूँ। और मैंने कोशिश की थी इसकी टॉप स्पीड चेक करूँ तो मुझे 90 से 95 तक टॉप स्पीड मिली है, क्योंकि बाइक में डुअल पर्पस ऑफ रोड व्हील्स यूज़ हुए हैं, इसलिए इनसे थोड़ा बहुत स्पीड में फ़र्क पड़ता है। अगर आप प्लेन गुडी वाला या स्पोर्टी टायर यूज़ करें तो उससे बाइक की स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाती है। इंशाल्लाह ट्यूनअप के बाद एक परफॉर्मेंस अपग्रेड्स पे भी डिटेल्ड व्लॉग होगा जिसमें हम 4 से 5 ऐसी मॉडिफिकेशंस को कंसिडर कर रहे होंगे कि यार जिससे हमारे बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हो जाए, स्पेशली टॉप स्पीड पे, क्योंकि ज़्यादातर मसला लोगों को आता है इसकी टॉप स्पीड पे। 90 to 100 के बाद ये बाइक बिल्कुल स्टक हो जाता है एक जगह पे। अक्सर लोग यही कह रहे होते हैं कि यार बाइक में 140 का स्पीडोमीटर है लेकिन ये 110 पे जाके बस बाइक रुक जाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यार चलो थोड़ी बहुत टॉप स्पीड के साथ साथ परफॉर्मेंस बाइक की बेहतर हो जाए। सबसे पहले तो इस बाइक की सर्विस करवाते हैं, क्योंकि इस बाइक की जो हालत हुई हुई है ऊपर नीचे से ठीक ठाक मट्टी और कीचड़ से भरा हुआ है। तो मेरा दिल यही था कि यार पहले सर्विस करवाऊँ इंशाल्लाह, फिर इसको होंडा सेंटर पे लेके जाता हूँ ट्यूनअप और ऑयल चेंज के लिए। इसके अलावा 2 से 3 ऐसी एडिशनल चीज़ें हैं जो मैंने इस पर इंस्टॉल करनी है, जो कि मेरा बाइक का एक ऐसा व्लॉग था जिसमें मैंने कंप्लीट कस्टमाइजेशन बताई थी बाइक की कि क्या क्या चीज़ मैंने इसमें इंस्टॉल की है और उसकी कॉस्टिंग कितनी है। इवन दो प्राइसेस अपडेट होती रहती हैं हर महीने, लेकिन बताने का मकसद ये था कि अप्रॉक्सीमेट कितना बजट होता है आपका कस्टमाइजेशन में। एक जो बड़ी हैंडी चीज़ थी मैंने इसमें इंस्टॉल की है, ये हैंडल क्लॉक है। इसका फ़ायदा ये कि जब आप राइड करते हैं, टूरिंग करते हैं, तो आपका फोकस साथ साथ टाइम पे भी होता है कि यार कितना टाइम हो गया मुझे निकले हुए और किस टाइम पे मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा होता हूँ। अच्छी चीज़ है, होती भी मेटल में और होती भी वाटरप्रूफ है। इसमें आप मतलब मैंने सर्विस भी करवाई, बारिश भी हुई, घर पे वॉश करता हूँ, कभी मॉइस्चर या पानी वाला इशू कभी भी नहीं उस पर हुआ। इसके अलावा एक चीज़ जो रहती थी, टैंक पैड था, क्योंकि मैंने अपने बाइक की लेमिनेशन करवानी थी इसलिए मैंने टैंक पैड पहले नहीं इंस्टॉल किया। अब इंशाल्लाह मैं इसमें एक टैंक पैड इंस्टॉल करूँगा अच्छी क्वालिटी का। इसके साथ साथ एक और चीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी, टो हुक, जो मैंने इसमें इंस्टॉल करनी है। वो शशके का शशका ही होता है या फिर उसको आप यूज़ में भी ला सकते हैं। यूज़ में किस तरह ला सकते हैं वो इंशाल्लाह आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा मैं। तो चलते हैं सर्विस करवाने, फिर इंशाल्लाह इसको होंडा सेंटर लेके जाते हैं। ये मेरा दोस्त है राजू, पंप पे ही होता है। राजू बिल्कुल हल्का हल्का प्रेशर मारी, ठीक है। हाँ मारते मारते। जी फ्रेंड्स, ये रैप हुए हुए बाइक पे बिल्कुल आप हल्का प्रेशर करवाया करें या फिर शॉवरिंग करवाएं पानी की। तेज़ प्रेशर इस पर कभी भी नहीं मारना आपने, आपकी रैपिंग फिर उतना सही चलेगी। ये दोस्त होता है मेरा सर्विस स्टेशन पे राजू, उसको मैंने पहले ही बता दिया था कि यार इस पर हल्का हल्का प्रेशर मारना है, क्योंकि बाइक पे लेमिनेशन रैपिंग हुई हुई है, वरना लोग सीधा तेज़ प्रेशर मारते हैं जिसकी वजह से ना रैपिंग उतरना शुरू हो जाती है।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। बाइक हमने सर्विस करवा ली है। अभी मैं आपके साथ कुछ 10 ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगा जिसको आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं अपने मोबाइल में कि ट्यून अप करवाते हुए वो चीज़ें आप लाजमी चेक करें कि ये काम हुआ है मेरे बाइक का, ये मेंटेनेंस की चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई। क्योंकि ट्यूनिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे जहन में कि यार हमने कार्बोरेटर साफ़ करवा लिया, ऑयल चेंज करवा लिया, एयर फ़िल्टर चेंज करवा लिया, बस ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8 से 10 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कंसीडर करें कि यार जब आप ट्यूनअप के लिए दे रहे हैं बाइक, तो वो सारी चीज़ें उसी सर्विस में या उसी ट्यूनअप में शामिल होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वन बाय वन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 चीज़ ये कि कार्बोरेटर का जो हम क्लीन अप करवाते हैं या खुलवाते हैं, तो वो बेसिकली किस वजह से करवाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि नंबर 1, आपका या तो बाइक मिसिंग कर रहा होता है या उसमें कचरा आया होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है हम पेट्रोल डलवाते हैं मुख्तलिफ़ पंप से, तो किसी में तो पानी मिक्स हुआ होता है, किसी में कचरा होता है, तो इन द एंड आपको ट्यून अप करवाते कार्बोरेटर खुलवाना पड़ जाता है। जी फ्रेंड्स, अभी 10 चीज़ें हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें एक एक चीज़ को आपको बताऊंगा कि यार इसको आप लाजमी चेक करवाएं जब आप अपने बाइक का ट्यून अप करवा रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास कार्बोरेटर हमें क्यों खुलवाना पड़ता है ट्यून अप करवाते हुए, क्योंकि नंबर 1, या तो आप परफॉर्मेंस इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं या फिर ऐसा होता है कि आपके कार्बोरेटर में कचरा आया होता है। कुछ के साथ तो पानी वाला मसला भी होता है, क्योंकि हमारे पंप ऐसे हैं कुछ जिनमें जो पेट्रोल के साथ पानी भी बेच रहे होते हैं, तो इस वजह से कार्बोरेटर खुलवाना पड़ जाता है। जब आप कार्बोरेटर खुलवाएं तो ये मेक श्योर कर लें कि आपका मैकेनिक इस कैलिपर का है कि वो कार्बोरेटर दोबारा उस सेटिंग में बंद भी कर सकता है। क्योंकि YBR के केस में हमें मेजॉरिटी ये इश्यूज़ आए थे शुरू में, क्योंकि YBR में जो है बटरफ्लाई कार्बोरेटर होता है। शुरू में बड़े मसले होते थे कि लोग कार्बोरेटर खुलवा लेते हैं लेकिन मैकेनिक उस तरह से बंद नहीं कर पाते थे, मसले आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 ये होता है कि ऑयल चेंज। अब जिन लोगों की बाइक्स अंडर वारंटी होती हैं उनको तो मैं यही कहता हूँ भाई आंखें बंद करके कंपनी रिकमेंडेड ऑयल चेंज करवाओ। अल्लाह ना करे कल को कोई इंजन का मसला आता है तो फिर कंपनी उस चीज़ को टेकअप करती है, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। हाँ, अगर आपके बाइक की वारंटी पूरी हो चुकी है फिर आपको अच्छा ऑयल डलवाएँ। और जो लोग लोकल ऑयल या बिलो एवरेज या एवरेज ऑयल इंजन ऑयल यूज़ करते हैं उनसे मैं यही कहूँगा भाई इसको 1000 या 1000 से पहले ही चेंज कर लिया करें। आप इसको ये ना समझें कि ये अच्छी क्वालिटी का बहुत हाई ग्रेड या टॉप नॉच किस्म का इंजन ऑयल होता है। ये मतलब आप देखें ना 3.5-4 लाख की आपने मशीन ली है। मैं तो सबको ये मशवरा देता हूँ कि अच्छे से अच्छा ऑयल यूज़ करें। ऑयल के लिए इंशाल्लाह एक डिटेल व्लॉग लेके आऊँगा, उस प्रॉपर डिबेट होगी, उसमें मैं आपको बताऊँगा किस बाइक और किस इंजन के लिए किस ग्रेड का ऑयल किस टेम्परेचर पर रिकमेंडेड होता है। ये एक डिटेल डिबेट होगी इंशाल्लाह, इसको मैं एक आने वाले व्लॉग में लेके आऊँगा आप सबके लिए। तीसरी चीज़ होती है एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर का क्या कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली कि जो जेन्युइन एयर फ़िल्टर होता है लोग तकरीबन 4000-5000, कुछ लोग 6000 के बाद चेंज करते हैं। जो चाइना का ये प्लस होता है मैं कहता हूँ यार 2-3 हज़ार के बाद चेंज कर लिया करो। इसको ये कभी मत सोचो कि आप K&N का एयर फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो जिसको मैं लाइफ टाइम बस साफ़ करके इसी को ही घिसाता रहूँगा। उससे भी काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस इश्यूज़ आते हैं। बेहतर यही है कि आपका एयर फ़िल्टर रेगुलर क्लीन हो, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर बहुत डस्टी होता है। आप कोशिश करें कि हर 500 किलोमीटर के बाद ही उसको क्लीन करवा लिया करें। तो एक तो एयर फ़िल्टर हो गया, ऑयल वाला इशू हो गया और एक कार्बोरेटर। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ क्या है कि जब आप ट्यूनअप करवाते हैं तो अपने बाइक्स की ना ब्रेक्स लाजमी चेक करवाएं। ब्रेक्स में सबसे पहले फ्रंट डिस्क ब्रेक में 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमारी ब्रेक बहुत हार्ड हुई है, तो उसका मसला क्या होता है, या तो वो प्रेशर से ही नहीं बना रही होती या उसमें ब्रेक ऑयल पूरा नहीं होता। तो आप ट्यूनअप करवाते हुए अपनी डिस्क ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर है उसमें ब्रेक ऑयल लाजमी चेक करें कि वो लाइक अप टू रिकमेंडेड लेवल पे है या नहीं है। दूसरा उसको चेक करें कि वो प्रॉपर प्रेशर बना रही है ताकि बाइक आपका रुके। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी डिस्क ब्रेक दबाएं तब आपका बाइक रुके। डिस्क ब्रेक पे तो आपको इशारे की ज़रूरत होती है, 1 या 2 फिंगर से आपका बाइक रुकना चाहिए। बाकी पिछली जो है हमारे पास ड्रम ब्रेक होती है, उसमें लोग मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ब्रेक शू यूज़ करो ताकि आपको मसले ना हो। इसके साथ साथ अगर आप बाइक खुलवा ही रहे हैं तो बाइक में बैटरी जो है उसको आप लाजमी सर्विस करवाएं। देखें कि उसकी चार्जिंग होने वाली है नहीं होने वाली है। अगर लिक्विड वाली है तो उसका वाटर लेवल जो होता है वो आप उसका जो रिकमेंडेड लेवल है उस पर आप पूरा करवाएं। क्योंकि होता क्या है कि हम सब लोगों ने टूरिंग लाइट्स यूज़ की होती हैं, अक्सर लोग इससे भी हैवी मतलब लाइट्स यूज़ करते हैं। तो मैं कहता हूँ यार अगर आप ट्यूनअप करवा रहे हो, बाइक खुलवाया हुआ है, तो बैटरी भी साथ चार्ज करवा लिया करो।
ये हो गया। इसके साथ साथ चेन की सर्विस है, ये बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारे मैकेनिक्स होते हैं वो पुराना सा गंदा सा या थका हुआ इंजन ऑयल मार देते हैं चेन पे, तो मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ आप एटलीस्ट कम अज़ कम 300-400-500 वाला चेन ल्यूब ले लें, घर में ख़ुद उसकी सर्विस कर लें। अदरवाइज़ WD-40 या फिर इवन केरोसिन ऑयल से भी आप सर्विस कर सकते हैं चेन की। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपके पास महंगी से महंगी किट हो। एक आप ब्रश यूज़ कर लें और एक चेन ल्यूब यूज़ कर लें, आप ख़ुद भी सर्विस कर सकते हैं। हाँ, मैकेनिक से आप ये लाजमी चेक करवाएं कि आप का जो बाइक का चेन है ये टाइट होना चाहिए, जंप ना कर रहा हो राइड करते हुए। अदरवाइज़ आपको मतलब परफॉर्मेंस इश्यूज़ इसमें भी आते हैं चेन की वजह से। ये हो गए हमारे पास कुछ मेजर इश्यूज़। 2-3 ऐसी चीज़ें जो हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, जिस तरह हमारे पास एक्सलेटर और क्लच वायर्स होती हैं। अब नए बाइक्स में ही हमारे पास इशू ये आया था कि हमारे पास क्लच वायर की जो एंडिंग एरिया होता है, जहाँ हमारी इसकी इंजन की फ़िटिंग होती है इसके साथ, वहाँ पे ज़ंग आना शुरू हो गया था। अब अंदर क्या हालात हैं हमें नहीं पता केबल्स के, तो आप केबल्स की भी लुब्रिकेशन करवाया करें। इससे कुछ हद तक आपकी गियर शिफ्टिंग और स्मूथ हो जाएगी, स्पेशली क्लच वायर की जब आप करवाएंगे। दूसरा ये कि कुछ हद तक आपके परफॉर्मेंस इश्यूज़ भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे जब आप इन दोनों वायर्स की ना लुब्रिकेशन करवाएंगे। फिर एक चीज़ होती है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का ये कि अक्सर लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर ख़र्चा करते हो तो फिर आप इरिडियम प्लग यूज़ करो। उससे क्या होता है, मतलब स्लाइटली परफॉर्मेंस बाइक की बेहतर हो जाती है, फ्यूल एवरेज थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। इग्निशन के साथ साथ मतलब परफॉर्मेंस इश्यूज़ के लिहाज से काफ़ी चीज़ें वो रिजॉल्व कर देते हैं। आपका इरिडियम प्लग होता है, उसमें ये कि जेन्युइन प्लग को लोग 20,000-25,000 किलोमीटर्स तक यूज़ करते हैं। इरिडियम प्लग को मैं कहता हूँ यार आप 10 से 12,000 15,000 तक चलाओ तो बहुत है। जी फ्रेंड्स, चेन की सर्विस के साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब आप चेन खुलवाएंगे, जब चेन टाइट करवा रहे होंगे, तो एक चीज़ लाजमी चेक कर लिया करें कि जो बाइक की आपकी अलाइनमेंट है, स्पेशली पिछले टायर की, ये सीधी होनी चाहिए। मेरे साथ भी मसला आया है, कई नए यूनिट्स में भी मसला आ रहा है कि टायर की अलाइनमेंट सीधी नहीं है, आपका मडगार्ड और टायर अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी कभी आपको शक होता है जिस तरह मेरे बाइक का कहीं फ्रेम तो नहीं टेढ़ा हुआ। ये फ्रेम वाला मसला छोटे बाइक्स में बहुत है, ख़ास तौर पे जो हमारे CD70 वगैरह छोटे बाइक्स होते हैं। क्योंकि मैं एक दफ़ा GT रोड पे वापस आ रहा था, तो मैंने देखा एक अप्लाइड फॉर CD70 भाई चला रहे हैं, तो वो यार मतलब एक होता है ना कि सीधा जाता है बाइक, वो टेढ़ा जा रहा था सीधा आगे। तो मैंने चलते बाइक पे उसको कहा यार आपके बाइक का तो फ्रेम ही टेढ़ा है, और मतलब टेढ़ा भी नहीं, ठीक ठाक टेढ़ा है, या तो ना थोड़ा सा हो। तो वो परेशान बड़ा। मैंने कहा यार अभी जाओ उसको चेक करवाओ और वारंटी क्लेम करवाओ। अक्सर लोग स्किप कर जाते हैं। कई नए बाइक्स में कंप्लेन आती है कि फ्रेम टेढ़ा होता है, लोग सोचते ही नहीं हैं या चेक नहीं करते कभी, लेकिन उनको बहुत बाद में पता चलता है जब वारंटी उनकी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये चीज़ आप लाजमी चेक करवाएँ। इसके साथ साथ जिस तरह हमारे लोकल मैकेनिक्स वगैरह जो पेट्रोल से वॉश करते हैं पूरा बाइक इंजन हेड वगैरह, ठीक है वो भी करवा लिया करें। उसके बाद बाइक वॉश करें और 2-3 दिन तक ऑब्ज़र्व करेंगे किसी भी जगह से कहीं लीकेज तो नहीं है इंजन ऑयल की या किसी भी चीज़ की। हाँ, जो चेन में ये लोग गंदा सा ऑयल मारते हैं वो कभी ना करवाएं, वो आपकी चेन भी और टायर भी, पिछला रिम सब कुछ गंदा करेगा, आपका फ़र्श तक गंदा होता रहेगा 1-2 दिन तक, तो वो कभी ना करवाया करें। इसके साथ साथ जो आपके मतलब बाइक में डिफरेंट तरह के मतलब नट बोल्ट्स होते हैं, टापों के लॉक्स, नक्के वगैरह, सारी चीज़ें आप सेट करवाएं, टाइट करवाएं। क्योंकि हमारे जो GT रोड के हालात हैं तो दिल, गुर्दे, फेफड़े सब कुछ हिल जाता है। तो ये तो फिर बहुत ही मतलब प्लास्टिक की चीज़ है। फ्रेम के ऊपर सारी ऑब्वियसली प्लास्टिक की टेल टाप है, लाइट वगैरह चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन ये कि आप इसकी एडजस्टमेंट्स चेक करवाएं। कई दफ़ा होता है आपको चलते बाइक में वाइब्रेशंस आ रही होती हैं, इवन दो कंपनी ने इसमें मतलब इसका जो इंजन है बैलेंसर शाफ्ट के साथ है, इसमें वाइब्रेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू CG125, लेकिन हमारे जो GT रोड के हालात हैं हर चीज़ खड़क जाती है। तो आप जब ट्यूनअप करवा रहे हैं कोशिश करें इसके सारे बोल्ट्स चेक करवाएं कि कोई चीज़ लूज़ तो नहीं है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी। इसके साथ साथ एक चीज़ होती है कि टैपर्ड की एडजस्टमेंट। नए बाइक्स में तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पुराने बाइक्स में हमें इश्यूज़ होते हैं। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह डिटेल व्लॉग लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा खड़े बाइक में टैपर्ड के जो साउंड है और स्पेशली जो हमारा टाइमिंग चेन के कुछ इश्यूज़ आते हैं उसकी वजह से आवाज़ होती है। तो वो ऐसा व्लॉग होगा जो हमारे उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा जो कि पुराना बाइक्स ख़रीदने जा रहे हैं। मैं उनको बताऊंगा कि यार 5 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप चेक करें कि यार यूज़्ड बाइक में ये चीज़ें ठीक हैं तो फिर आप उस यूज़्ड बाइक को परचेज़ करें, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर दें, अगले बाइक की तरफ जाएं। और कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं हमारे पास जो खड़े बाइक पे हमें फ़ील हो जाती हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं इंजन की
जो हमें बाइक चला के पता चलता है यार इसमें ये मसला है। तो इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल व्लॉग लाऊंगा। अभी चलते हैं शोरूम और इसके सारे काम मेंटेनेंस वगैरह चीज़ें करवाते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसमें परफॉर्मेंस वाइज क्या फ़र्क पड़ा है मुझे ट्यून अप ऑयल चेंज से पहले और उसके बाद। अभी तक जो इसकी टॉप स्पीड थी वो जो मैंने चेक की ऑफ रोड व्हील्स के साथ 95 तक इस बाइक को मैं खींचा है अभी तक। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं यार इसकी टॉप स्पीड 120 130 40 क्यों नहीं है। तो वैसे ओवरऑल बाइक थोड़ा सा अंडर पावर है, ये 110 से ऊपर नहीं जाता, इसमें आपको परफॉर्मेंस अपग्रेड्स करने पड़ते हैं। मैंने जो टायर चूज़ किए हैं ये डुअल पर्पस पैटर्न वाले हैं और ये बने ही मतलब टूरिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए। ये टायर्स लगाने के बाद आप कभी ना सोचें कि मेरा बाइक और तेज़ हो जाएगा। अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए टायर्स चाहिए तो आप प्लेन गुडी वाले चूज़ करें और 110 की बजाय 100 साइज़ का ना रियर टायर चूज़ करें। इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं यार हमने ये टायर्स तो डलवा लिए डुअल पर्पस लेकिन हमारी स्पीड या एक्सेलेरेशन या टॉप स्पीड में फ़र्क आया। तो भाई इन टायरों का पर्पज़ यही है कि ये टूरिंग के लिए, ऑफ रोड के लिए होते हैं। उसके लिए आप प्लेन गुडी वाले टायर्स यूज़ करें, तब आपको मतलब मज़ा आएगा सही बाइक भगाने का। कुछ चीज़ें जो मेरे बाइक में रह गई थी, एक टैंक पैड इंशाल्लाह इसमें ट्यून अप और सर्विस वगैरह के बाद मैं इंस्टॉल करूँगा। एक टो हुक थी जो मैंने इसके पिछले टायर पर इंस्टॉल करनी है एक्सल बोल्ट के साथ, तो इसकी भी इंस्टॉलेशन के बाद आपको ओवरऑल लुक पूरे बाइक के चेक करवाऊँगा। तो चलते हैं शोरूम और मेंटेनेंस वाले जितने काम थे रुके हुए थे वो शुरू करवाते हैं फिर। जी फ्रेंड्स, ये मैं पहुंच गया हूँ शोरूम पे और बाइक लगने लगा है जी अपने स्टैंड पे ट्यून अप और ऑयल चेंज के लिए और बाकी मेंटेनेंस के कामों के लिए। ये शोरूम है राशिद होंडा सेंटर टेक्सला में, मेन GT रोड टेक्सला पे। आपने कोई भी होंडा का बाइक बुक करवाना आप यहाँ से बुक करवा सकते हैं। हाँ जी, पुराना वाला इंजन ऑयल इसमें निकालना शुरू कर दिया हमने और साइड टापे भी खोल दिए हैं इसके। यहाँ से लीवर खोल रहे हैं, इसके बाद मैग्नेट टापा खोलेगा और इसको अंदर से खोल के चेक करेंगे। चेन ल्यूब हमने कर दी थी, अभी बाकी काम साथ साथ चल रहे हैं। ये भी हम अगली गरारी की सफाई कर रहे हैं। साथ ही हमने पहले मैग्नेट कवर और जो फिल्टर असम्बली थी उसकी सफाई की थी पेट्रोल से। एयर फिल्टर को हमने पेट्रोल से बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया। हमारे पास नया बाइक होता है उसको हम कार्बोरेटर नहीं खुलवाते हैं, इसमें खाली हम ड्रेन करवाते हैं। अल्लाह से बहुत ही परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ रहे हों या फिर कोई कचरा आया हो तब सिर्फ खुलवाते हैं नए बाइक। बस बोल्ट्स, मैग्नेट कवर और फिल्टर असम्बलीज की सफाई हुई है और स्पार्क प्लग की भी सफाई करवा ली है और ये इंजन और उसके ऊपर हेड असम्बली की दोनों साइडों पर सफाई हुई है। फ्रंट गरारी की भी सफाई हो गई है और ये इसकी एयर फिल्टर की असम्बली और तेल थी, ये सब पूरा साफ़ हुआ है। अभी इंशाल्लाह हम चेन टाइट करवाएंगे, इसके साथ साथ ऑयल डलवाएंगे और बाकी जो काम है हमारे केबल्स की लुब्रिकेशन और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ होगी इसकी। ये
हमारे पास राइट साइड है, इसमें इंजन की और हेड की सफाई हुई है। इसके साथ साथ कार्बोरेटर को खाली ड्रेन करना है, हमने खुलवाना नहीं है अनलेस के कोई बड़ा मसला ना आया वो हो। बाकी टेल और फिल्टर असम्बली जो मैं दिखा चुका हूँ, इसकी हम पहले सफाई करवा चुके हैं। इसके अलावा भी यहाँ बैटरी चेक करेंगे हम, अगर तो उसमें लो वोल्टेज दे रही है तो फिर इसको हम चार्जिंग पर लगा देंगे। 10-30 इसमें इंजन ऑयल डलवाने लगा हूँ। जब तक बाइक अंडर वारंटी होता है तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कंपनी रिकमेंडेड इंजन ऑयल यूज़ करें। बाद में आप शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी अच्छे इंजन ऑयल पर। लगा दिया। मुझे देना ये जो निशान है ये बेसिकली दोनों साइडों से आपके बराबर होने चाहिए। और इसके साथ साथ अभी हमने चेन टाइट करवा ली है, लुब्रिकेट भी करवा ली। टाइम पे आ गए, अदरवाइज़ आधा घंटा लेट होता है तो मुझे नंबर बहुत लेट मिलता है। तो मुझे पता है शोरूम की ओपनिंग होती है सुबह 9 बजे, तो इसलिए सुबह 9 बजे या उससे 10-15 मिनट पहले ही पहुंच जाना चाहिए शोरूम। स्पार्क प्लग इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें सफाई के बाद। ये साथ ही हमारे वकार भाई हैं जो यहाँ CB150F और इसकी सारी मैकेनिकल कामों के एक्सपर्ट हैं टेक्सला में, राशिद होंडा सेंटर पे। तो आप कभी भी आएँ उनसे डायरेक्ट काम करवा सकते हैं। CB150F से रिलेटेड कोई भी इशू आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। जब आप लोगों ने डाल लेना है तो उसको डिप टाइट किए बगैर पहले डिप करना है, उसका ऑयल का लेवल चेक करना है। ये बिल्कुल जितना कंपनी ने रिकमेंड किया हुआ उतना आना चाहिए। नई बाइक पे भी आपको सारी बॉडी के नट बोल्ट सारे चेक करवाने चाहिए, कोई चीज़ लूज तो नहीं है, वरना आपको बाइक में ठीक ठाक वाइब्रेशन फील होंगी चलाते हुए। इंस्टॉल करें वापस इसकी असम्बली में। ये इसका ऊपर वाला कवर है। अभी हम केबल्स की लुब्रिकेशन करेंगे, क्लच और एक्सेलेरेटर केबल की। टापा हमने राइट साइड वाला बंद कर दिया। बैटरी को चेक करके इसको आपने स्टेप को लाजमी चेक करना है। इसके अलावा केबल्स की भी लुब्रिकेशन करते हैं। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें रहेंगी साथ साथ वो जो हमारा मैग्नेट कवर था, गियर लीवर था, चेन कवर था, सारी चीज़ें हमारी वापस इंस्टॉल हो गई हैं। टापा भी लग गया है। अभी राइट साइड पे जो चीज़ें रहेंगी तो इंशाल्लाह उसकी तरफ बढ़ते हैं। अभी बाइक की ट्यूनअप कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल चेंज भी हो गया है, सिर्फ केबल्स की लुब्रिकेशन रह गई है। इसके अलावा और भी मैं चीज़ें देख लेता हूँ, अगर मेरे माइंड में आती हैं तो वो भी करवा लेता हूँ। पहले इसको पेट्रोल से वॉश किया जाता है, बाद में इसको इंजन ऑयल से लुब्रिकेट किया जाता है। इंजन ऑयल ये होता है कि नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, जिससे आप लुब्रिकेशन करें। एक्सीलेटर केबल हमने चेक की है, हमारी बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर इसमें ज़रा से भी हार्डनेस हो तो केबल को नीचे से भी खोलते हैं, फिर इसको वॉश करते हैं। वरना अगर आप सिर्फ यहीं से खुलवा के अगर इसको वॉश करेंगे तो फिर कार्बोरेटर में गंदा पेट्रोल या इंजन ऑयल जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको पूरा खुलवाएं फिर आप इसको वॉश करवाएं। क्लच केबल हमारी होगी क्लीन,
इसके अलावा लीवर भी हो गया। अभी क्लच की एडजस्टमेंट हम करने लगे हैं, फिर आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऊपर से सॉफ्ट या हार्ड करवा सकते हैं गियर शिफ्टिंग के लिए। जिन लोगों ने बाइक सही भगाना होता है वो सॉफ्ट रखते हैं, जो बहुत रश में चलाते हैं वो कहते हैं थोड़ा सा हार्ड हो, ताकि हमें पहले गियर न्यूट्रल और दूसरे में मसला ना हो बार बार रश में। ये पिछली ब्रेक की हम एडजस्टमेंट करवाने लगे हैं अभी। अगली ब्रेक बिल्कुल मेरी ठीक थी, इसलिए वो मैंने उनको मना कर दिया, भाई उसको ना छेड़ो, पिछली ब्रेक हम चेक कर लेते हैं। अभी हमने ब्रेक भी चेक कर ली थी अगली वाली। इसके अलावा आपका ये ब्रेक ऑयल का लेवल अप टू द मार्क होना चाहिए, अगर ये कम होगा तो आपकी ब्रेक उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी। फिर आप अगला टायर घुमा के चेक भी कर सकते हैं कि डिस्क पैड से आवाज़ तो नहीं आ रही है, मेरी अगली ब्रेक बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं हुई। जी फ्रेंड्स, ट्यून अप बाइक माशाल्लाह से हो गया, लुक आपके सामने है। परफॉर्मेंस वाइज चेक करते हैं क्या सूरत हाल है, क्या फ़र्क पड़ा है। अभी इसमें सबसे पहले टैंक पैड इंस्टॉल करते हैं इसके टैंक पे बासित भाई से। ये सामने ही इधर इनकी शॉप है, बैक साइड पे लगा दें, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे बासित भाई हैं जिनसे हमने लेमिनेशन रैपिंग करवाई थी, और आज मैं इनके पास आया हूँ। राशिद होंडा सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट इनकी शॉप है, बट ऑटोज़ एंड डेकोरेशन के नाम पे। अभी हम इसमें टैंक पैड इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह आपको लुक दिखाऊंगा बाद में। जी ब्रदर्स, काम सारे हो गए माशाल्लाह से। बाइक के ट्यून अप, ऑयल चेंज, सारी चीज़ों के मेंटेनेंस और चेक एंड बैलेंस सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अभी मैंने राइड किए, राइड करने के बाद थोड़ा सा बाकी जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस डिफरेंस थोड़ा सा फील हुआ है मुझे। पहले चौथे गियर में 80 तक भी जाते हुए स्ट्रगल करता था, पाँचवें शिफ्ट करना पड़ता था। अभी चौथे गियर में 80 किलोमीटर पर आवर्स तक इजीली गया है बाइक मेरा, और उम्मीद है 100 तक इन्हीं ऑफ रोड व्हील्स के साथ चला जाएगा। और इन्हीं डुअल पर्पज़ ऑफ रोड व्हील्स के साथ मेरे ख्याल में 100 स्पीड भी बहुत है अगर आपने जस्ट टूरिंग या कम्यूट करनी है, क्योंकि ये बाइक्स नहीं बने हुए कि आप इस पर रेसें लगाएं, रोज़ रोज़ मीटर लॉक करें। उसके लिए इंशाल्लाह मैं बड़ा बाइक ले रहा हूँ, R6 या कोई भी 600 सीसी कैटेगरी में अभी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों के पास कोई इससे बेहतर किसी किस्म का फ़ीडबैक या कोई सजेशन हुआ कि यार ट्यून अप करते हुए ये चीज़ें हमें लाजमी नोटिस में लानी चाहिए या इन स्टेप्स को नहीं स्किप करना चाहिए, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।